हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और आज तीसरा अपनी सीरीज का टारगेट 4 ऑफ मार्च 2024 और हमारा टारगेट है फिजिक्स 70 आउट ऑफ 70 इन थ्योरी और 30 आपको मिल जानी चाहिए, तो 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर लेकर के हम उस सीरीज में थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं आपके पास, जहाँ पर हम बात करेंगे गॉस लॉ और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस की। और इसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ये आप याद रखिएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये बन जाता है ई डी ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां पर थीटा जो होता है ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। जैसे ये एक एरिया है, प्लेन एरिया है, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया वेक्टर बना देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगा, उससे आप इसका एंगल देख लेंगे ई और डी ए के बीच का एंगल। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम, और ई इंटू डी ए बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बन जाता है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तब ये बन जाता है ई इंटू माइनस डी ए। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ये एक क्लोज सरफेस है, अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर को निकलेंगी। इस पॉइंट पर अगर आप सरफेस एरिया देखते हैं तो एरिया वेक्टर भी इधर को ही निकलेगा। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं दोनों, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 और ई इंटू डी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से कि इधर कोई चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और एरिया वेक्टर इस सरफेस पर इधर से बाहर को आ जाएगा डीए वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब फ्लक्स लाइंस बाहर को निकलती हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और जब फ्लक्स लाइन किसी सरफेस के अंदर एंटर कर जाती हैं तो फ्लक्स होता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स के बारे में बातें हो गई। और अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के तो फ्लक्स हो जाता है 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। और एक यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो सकता है किसी भी क्लोज सरफेस से, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो सकता है सॉलिड सरफेस से। सो उसकी वैल्यू आ जाती है, आप यहां से निकाल लेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। ठीक है, ये तो एक छोटे से सरफेस एरिया से जिसका वैल्यू थी डीए, इतने से एरिया से पास होने वाला इतना सा फ्लक्स है, तो आप इसे डी फाई ई कह देंगे, एक छोटे से एरिया से। जैसे अभी हमने लिया ऐसे कोई रैंडम सरफेस, यहां पर रख दिया कोई पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे में बाहर को जा रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, इस पूरे सरफेस से कितने फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं, ये कितने फील्ड के कांटेक्ट में है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। अब आपको पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो आप एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे करके, जिसकी वैल्यू होती है डी ए एरिया, और एरिया वेक्टर आ जाता है बाहर की तरफ। तो इतने छोटे से एरिया से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स आता है वो ऐसे निकाल लेते हैं। फिर पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है आपको टोटल, तो आप क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टाइम्स फाई ई, ऐसे कर देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए बन जाता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, या फिर एरिया इंटीग्रल भी यहां पर कह सकते हैं। ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें एक टर्म आता है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे सरफेस से अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का कोई सरफेस है, इस सरफेस पर अगर आपने यहां से इतना सा स्लाइस कट कर लिया, यहां से लेके यहां तक, ये इसका सेंटर है, तो ये जो एंगल इसके अंदर बनता है इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल डी ओमेगा एंगल। तो ऐसा पूरा सरफेस अगर कट कर लिया जाए तो इसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, वो होता है 4 पाई स्टे रेडियन। ये आपको याद रखना है, एक छोटा सा पॉइंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, कि टोटल एंगल जो होता है, टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई स्टे रेडियन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया आपके पास। एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, डी फाई हो जाएगा। पूरे सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कर देंगे, और एक आ जाएगा सॉलिड एंगल 4 पाई स्टे रेडियन, ये बन जाता है हमारे पास।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक टर्म आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी क्या होगी? फ्लक्स की डेंसिटी के लिए आप इसको कह देते हैं दिस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कह देते हैं। और इसका फॉर्मूला क्योंकि E इंटू ए बनता है डिवाइडेड बाय ए हो जाता है और ये E बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, WEBER वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक यूनिट होती है। एक क्वेश्चन यूनिट पर भी आता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आपसे पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पूछ सकते हैं। तो एक यूनिट वाला क्वेश्चन और डायमेंशन वाला क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम पर। गॉस लॉ जो कि एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट इज द गॉस लॉ एंड हाउ इज इट derived? इसका प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, ऐसे क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। आपको स्टेटमेंट भी बताना है और आपको इसका प्रूफ भी बताना है कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस लॉ। तो देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या कह रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से इसके अंदर कोई चार्ज रखना पड़ेगा और जब ये चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एरिया है, ए फॉर एरिया, तो अभी हमने देखा कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर यूनिट एरिया से पास होकर जाएगा। तो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड, the net electric flux through any closed passing through any closed surface area। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है सिंबल phi e। the net electric flux passing through any closed surface area, any closed surface is equal to 1/ε0 times the net charge। इसके अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा वो यहां पर आपको यूज कर लेना है। जैसे हमने Q चार्ज रखा था तो आंसर आ जाएगा Q/ε0। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू नेट चार्ज। जो भी चार्ज उसके अंदर रखा है उसको 1/ε0 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा नेट फ्लक्स। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो श्योर आपको मिलेगा कि ये जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है इस बात पर डिपेंड कर रहा है। और ε0 कांस्टेंट होता है 8.85 10 to the power -12। तो Q की वैल्यू जो इसके अंदर नेट चार्ज है सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक क्यूब है और क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा है Q कूलम का। अब हम इस क्यूब की डायमेंशन को डबल कर देते हैं, बताइए न्यू फ्लक्स क्या होगा। ये श्योर क्वेश्चन होता है इस तरह का। यह एक स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा है Q1 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वैल्यू बता देंगे 2 कूलम या कुछ भी। अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर दें तो बताइए इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चार्ज पर डिपेंड करता है, इस सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फ्लक्स रिमेन्स सेम। दिस इज द आंसर। अगर वो कहें कि किसी सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा है उस सरफेस के साइज को कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आना है। आपको ये यहाँ रखना है, इस पर बेस्ड इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी डायमेंशंस, अब अगर यहाँ पे +Q2 भी रखा है या -Q3 भी रखा है तब क्या करेंगे, तब इन्होंने कहा था नेट चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप बोलेंगे 1/ε0 टाइम्स Q1 + Q2 और -Q3, ऐसे करके सॉल्व कर देंगे।
और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रूफ और हाउ कैन वी प्रूव दिस थ्योरम। ये आंसर आया कहाँ से है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट बताना है और साथ में प्रूफ भी बताना है। तो प्रूफ देखिएगा, हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी सरफेस ले लिए, किसी भी शेप का, रैंडम कोई भी शेप हो सकती है, और यहाँ पर कहीं आप क्या करेंगे, कोई पॉइंट ओ ले लीजिए, वहां पर रख दिया एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर 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 ऐसे जाती रहेंगी। आपने क्या किया, यहां से आर डिस्टेंस दूर इस सरफेस पर एक छोटा सा ऐसे एलिमेंट कट कर लिया, स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया कि हम इस वाले चार्ज से क्रिएट होने वाला फ्लक्स यहाँ पे निकालेंगे, पहले स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे, बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो तो इधर को आ जाएगा डी ए वेक्टर, एरिया वेक्टर डी ए। अब क्या करना है, देखिए यहां से आपको ये आर वेक्टर के अलोंग है, आप इसको यहां पर भी ले सकते हैं और आप इसको किसी भी पोजीशन पे ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप इसे अज्यूम कर रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए इतना कट कर लिया, वाटरमेलन की स्लाइस होती है उसको कट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो ये इतना कट कर लिया आपने, फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ये ज्वाइन कर दिया आपने। जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जो आर डिस्टेंस है, इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे, इसका नेम पी रख सकते हो आप, पी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस चार्ज से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, आर डिस्टेंस दूर है, ये आर के अलोंग ही होता है ई वेक्टर, ये हमने पढ़ा है। एज्यूम कर लेते हैं कि जो एरिया वेक्टर है ये थोड़ा सा ऐसे है, टिल्टेड है, ऐसा मान लीजिए आप कि ऐसा टिल्टेड है, क्योंकि ये तो अलग अलग शेप का है, रैंडम शेप का है, तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, और सरफेस का जो परपेंडिकुलर है, ये जो आपने ऐसे कट किया है, यहाँ से स्लाइस कट किया है ऐसे तिरछा करके, उसका परपेंडिकुलर ये आ गया, और एज्यूम कर लीजिए दिस एंगल इज थीटा। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर इस छोटे से एरिया पर, जिसका मैग्नीट्यूड डीए है, ओनली डीए, और एरिया वेक्टर इधर को है, ये डीए वेक्टर डायरेक्शन इधर को है, तो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डीए वेक्टर, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा लिख दोगे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अभी क्या करना है, ई की वैल्यू रखनी है आपको इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, डराइव करके आए हैं, और डी ए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और ये जो डी ए कॉस थीटा है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, इसको आप कहते हो सॉलिड एंगल, एरिया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का स्क्वायर। कि ये वाला जो एरिया आपने कट किया है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, तो ये कितना सॉलिड एंगल बन रहा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर से। और अगर डी ए और ये आर एक ही लाइन के अलॉन्ग होते तो ये cos 0 बन जाता। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी फाई ई, और इसको आप क्या बोल देंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। सॉलिड एंगल का सिंबल हो गया, इतने छोटे से एरिया ने इतना छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, ये आ जाएगा फाई ई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा डी ओमेगा, पूरे क्लोज सरफेस का टोटल, पूरा सरफेस एरिया, पूरा जो सरफेस है वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा,
तो ये वैल्यू होती है 4 पाई, आपको बताना चाहिए क्योंकि अभी हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। और फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डेरिवेशन हो गया। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू द नेट चार्ज, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नेट चार्ज जो सरफेस के अंदर रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नेट टोटल फ्लक्स मिल जाता है। ये आंसर हो गया। अगर फील्ड लाइंस बाहर को जा रही होंगी सरफेस से तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर सरफेस के अंदर आ रही होंगी तब फ्लक्स नेगेटिव होता है क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर को आता है। ये आंसर रीजन भी है। If the field lines are entering to the surface, electric flux is negative. If the field lines are leaving the surface, the flux is positive. If any charge is present outside the surface, net flux is zero. क्योंकि यहां से इस तरह से आप देखेंगे, यहां से फील्ड लाइंस एंटर कर रही है नेगेटिव फ्लक्स, और यहां से फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही है पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, नेट फ्लक्स इज जीरो। ये भी एक इसी पर बेस क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ दिस क्लोज सरफेस, छोटा सा सरफेस हो चाहे बड़ा सरफेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम। और अगर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यहां पर एक डायपोल रख दिया कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो ये कहा था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, इसलिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू जीरो आंसर आ जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब इसके बाद एक टर्म आता है गॉसियन सरफेस। व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस, और उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। सो गॉसियन सरफेस का मतलब हुआ, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि देयर इज अ पॉइंट चार्ज, ये रखा है यहाँ पर पॉइंट चार्ज, और यहां से कुछ दूर पे एक अलग पॉइंट है P, O पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है कहीं O पॉइंट पर, और इस जगह पे आपको बताना है इसका इफेक्ट कितना होगा, मतलब फ्लक्स कितना होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस यहाँ पे गॉस थ्योरम की हेल्प ले लें तो गॉस थ्योरम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला आता है। लेकिन ये तभी अप्लाई होता है व्हेन दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन सम क्लोज्ड सरफेस, चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या करेंगे आप एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है, और r रेडियस का आपने स्फीयर बना लिया, एज्यूम कर लीजिए। तो ये जो चार्ज है वो किसी स्फीयर के अंदर रखा हुआ है जिसकी रेडियस है r, और ये पॉइंट उसके सरफेस पे लाई कर रहा है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। एनी इमेजिनरी सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज रखा हो और उसकी बाउंड्री पर, उसके सरफेस पर वो वाला पॉइंट हो जहां पे आपको फ्लक्स निकालना होता है, तो उस सरफेस को आप गॉसियन सरफेस कह देते हैं। दिस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए, इमेजिनरी है, और 3 डायमेंशनल 3D में होना चाहिए, थिकनेस भी होगी इसके अंदर, और उस पॉइंट से पास होकर जाना चाहिए जहां पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। That kind of surface is called Gaussian surface। और ये क्या क्या शेप आप ले सकते हो, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, स्फीयर आप ले सकते हो, आप कोई क्यूब भी ले सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस भी आप ले सकते हो, क्योंकि 3 डायमेंशनल होने चाहिए और सिमेट्रिक होने चाहिए। अब इस पे आ जाएंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉसियन सरफेस। 1 मार्क का क्वेश्चन इसके साथ अटैच हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये सरफेस उस पॉइंट से पास होके जाना चाहिए जहां पे फ्लक्स निकालना है, जरूर है। थर्ड प्रॉपर्टी वो चार्ज
उस सरफेस के अंदर लाई करना चाहिए जिसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है। द चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड और एनक्लोज्ड द सरफेस, इट मस्ट बी इन द सरफेस, ऐसा होना चाहिए। और कोई भी चार्ज यहाँ पे बाउंड्री पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, और यहां से ऐसे करके द सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इसकी जो शेप है वो इस सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होनी चाहिए। द सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज, अदरवाइज आप अलग अलग पॉइंट्स पे कंसीडर करेंगे, वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी फ्लक्स की, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी, इसको क्लोज होना चाहिए, चार्ज इसके अंदर रखा होना चाहिए, ये उस पॉइंट से पास होके जाना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और डिस्क्रीट चार्जेस से पास होकर नहीं जाना चाहिए इसको, और ये सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये था गॉसियन सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो व्हाट इज गॉस थ्योरम हमने यहाँ पर पढ़ लिया, गॉसियन सरफेस जिसे कहते हैं वो हमने देख लिया, और गॉसियन सरफेस का यूज क्या हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सो एप्लीकेशंस, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मीन्स दैट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कैलकुलेट करना होता है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, you can use the value of electric field intensity. So first application is electric field intensity due to an infinite line of charge, an infinite line of charge. क्वेश्चन ये है कि आपको एक वायर दे रखा है इस तरह का इनफाइनाइट लेंथ का, और इस पर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा यहाँ पर कूलम्ब पर मीटर। इसका मतलब अगर आप 1 मीटर लेंथ, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अगर आप इसकी 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं उस पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा कूलम्ब। 2 मीटर लेंगे तो 2 लैम्डा, लाइक दैट। उन्होंने क्वेश्चन ये कहा है कि यहां से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, और यहां आपको कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। सो हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द गॉस थ्योरम। देखिए कैसे, हम इसको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाने के लिए एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज r, सेम है कहीं तक भी आप मान सकते हैं, r तो पॉइंट P तक की डिस्टेंस है। सो लेट एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस पासिंग थ्रू दिस लाइन हैविंग अ रेडियस r एंड लेंथ l। आपने एज्यूम कर लिया एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस जिसकी रेडियस r है, P पॉइंट उसके सरफेस पर लाई करता है, और ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस सिलेंडर की लेंथ है l। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, आप गॉस थ्योरम लगा पाएंगे। यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं एक छोटा सा एरिया जिसकी वैल्यू है dA। पॉजिटिव चार्ज यहां से dA वेक्टर को आउटवर्ड ले जाएगा, और यहां से यहां तक r वेक्टर आ जाएगा आपके पास। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इस छोटे से सरफेस से पास होने वाला छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e इज इक्वल्स टू e वेक्टर डॉट da वेक्टर। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड इधर को आ गया, da वेक्टर भी इधर को आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो E इंटू डी ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर E इंटू डी ए आ गया है। आपने क्या किया,
इस छोटे से सरफेस से पास होने वाला छोटा सा फ्लक्स निकाल लिया। अब पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल देंगे, तो कर देंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसको तो करके फाई ई आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और ई यहाँ पर कांस्टेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए। और ये कौन सा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। जैसे ये सिलेंडर है, इसका ये वाला कर्व सरफेस है। इस वाले सरफेस पर अगर अब देखा जाए कोई पॉइंट, यहाँ पे भी तो कुछ फ्लक्स आ रहा होगा क्योंकि ऐसा वाला सरफेस है। तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाना है, इसका एरिया वेक्टर इधर को आएगा परपेंडिकुलरली सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, लेकिन ई वेक्टर तो इधर को ही आएगा, और ये दोनों है 90 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो फ्लक्स जीरो। ऐसे ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को और डी ए वेक्टर डाउनवर्ड, ये भी 90 पर है, तो ये वाला भी फ्लक्स जीरो। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बस इसके आंसर से आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर ई। इसका जो एरिया आना है, ये वाला एरिया आना है, कर्व्ड एरिया, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, या फिर एच की जगह यहाँ पर लेंथ एल दे रखी है सिलेंडर की। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आ गया है। नाउ यू विल से दैट यूजिंग गॉस थ्योरम और यूजिंग गॉस लॉ, फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सो फाई की जगह पे आपने लिखा E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल्स टू, देखिएगा, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई L, क्योंकि ये लैम्डा कूलम था 1 मीटर का, अब आपके पास L मीटर लेंथ है, तो L इंटू लैम्डा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल, और E की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आर इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीअरेंज करने के लिए 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये आ गया E, एंड दिस इज द आंसर। ये 2 मार्क का डेरिवेशन हो सकता है या 3 मार्क में भी आ सकता है। इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है और आर वेक्टर भी इधर को ही है, इसलिए लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और यहां से आप एक चीज बस ध्यान रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। और अगर आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए कह दिया जाएगा तो आप इस तरह का ग्राफ बना लेंगे। दिस इज द आंसर। एक और यहां पर डेरिवेशन होता है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक पूरी इस तरह की शीट है और शीट का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है। ये चार्ज शीट है, इस पर सारे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पर क्योंकि ये शीट है, इसमें ऐसे लेंथ भी है और ऐसे ब्रेड्थ भी है, तो इसका जो चार्ज होता है यहाँ पे तो लेंथ के अलावा होता है, क्योंकि सिर्फ लेंथ है, इसमें यहाँ पे एरिया के रेस्पेक्ट में होगा, और इसकी चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर शीट का ले रहे हैं तो लैम्डा कूलम हो जाएगा। ऐसे पूरी शीट इतनी बड़ी होगी, जो भी एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई करके आपको टोटल चार्ज का पता चल जाएगा। तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई A, एंड लेट अस अज्यूम कि इसका एरिया है A, कैपिटल A। यहां से भी R डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट P होगा। जैसे ये पूरी वॉल है, आपको दिख रहा है, यहाँ से इसे, ये पूरी चार्ज्ड वॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, तो इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है,
इमेजिन करना है एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे करके, यहां से ऐसे बाहर को आ रहा है एक सिलेंडर और इस जगह पे आपको फील्ड निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो यहां पर आपने एक जूम कर लिया सिलेंडर ऐसे, और ये उधर को भी जा रहा है, दूसरी तरफ भी है। दिस इज पॉइंट पी और यहां पर दिस इज द एरिया वेक्टर। सिलेंडर का एरिया बाहर को आता है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ जाता है। एंड देन अगेन यू विल अप्लाई d phi e is equals to e dot da, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इसी तरह से e da cos 0 और e da आ जाएगा। फिर टोटल निकालने के लिए आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e da, लेकिन देखिएगा जैसे ये शीट है तो इस शीट से इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस शीट के उधर भी होगा, दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों तरफ का जो फील्ड होगा तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ई डी ए करना होगा। इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज फाई ई, 2 टाइम्स ई आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। फाई ई की वैल्यू क्या होती है बाय गॉस थ्योरम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2 टाइम्स ई इंटू एरिया। इस पूरे का एरिया इंटीग्रेशन करके ए आ जाएगा, पूरी प्लेट का एरिया ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए रख देंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ई ए, ये कैंसिल हो गए और 2 टाइम्स ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ से ये पता चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इस तरह का डेरिवेशन के बाद कॉम्बिनेशन आएगा, एक प्लेट है एक दूसरी प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहां पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसको कहेंगे फर्स्ट प्लेट, इसको सेकंड प्लेट, इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2। तो पहला वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है E1 इधर को आएगा, दूसरा वाला नेगेटिव पॉजिटिव है, इससे E1 E2 इधर को आ जाएगा। E1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ वाले पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 माइनस E2, या तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये डिपेंड करेगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से कौन ग्रेटर है, इसलिए डायरेक्टली आप लिख देंगे मोड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी इसका एक रिजल्ट हो जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, इफ वन प्लेट इज पॉजिटिव दिस प्लेट इज नेगेटिव, तो यहां से ये जो पॉजिटिव वाली फर्स्ट प्लेट है ये सेकंड प्लेट है, पॉजिटिव वाली प्लेट इसको इधर रिपेल करेगी और नेगेटिव वाली प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी E2। तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 2 एप्लीकेशंस हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो हम आपको भी बताते चले जा रहे हैं। इसी में ऐसा भी हो जाएगा कि इस प्लेट के इधर वाले रीजन में और इधर वाले रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप कर लेंगे पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। बस ये ध्यान रखना है, इसमें प्लस वाला आउटवर्ड करेगा और माइनस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उन दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। यहां वाले पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट। फर्स्ट ने रिपेल किया इधर को, सेकंड ने अट्रैक्ट किया क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये दोनों ऐड करके आंसर मिल जाएगा आपको, और आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हुए तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इस वाले पॉइंट पर देखिए, प्लस वाले से बाहर की तरफ बनाना है, माइनस वाले से इनवर्ट बनाना है, E2। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P डैश पॉइंट पर E डैश क्या देते हैं, वो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है या इसकी, तो मोड लगा दिया, और अगर दोनों इक्वल हुए तब आ जाएगा 0। ये इसका रिजल्ट था। एक लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आता है चार्ज्ड शेल का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो एक थिन स्फेरिकल शेल ऐसा होगा, इसको कुछ चार्ज आपने दिया होगा, वो चार्ज सारा का सारा इसके सरफेस पर यहां पहुंच जाता है। डेरिवेशन आप इसका खुद से कर लेंगे। तो वो ये कहते हैं कि इसके बाहर किसी पॉइंट पर, यहां पर मान लीजिए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक में पूछते हैं कि इसके सरफेस पर बता दीजिए, और एक पूछते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो बाहर वाले सरफेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो आंसर आता है ई आउटसाइड वाले के लिए। यहाँ पे आपको दो तरह से आंसर मिलता है, एक तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा है इसकी चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए करके, मल्टीप्लाइड बाय ये वाली डिस्टेंस कैपिटल R, रेडियस जो है स्फीयर की, और यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल r। बाहर कितनी दूरी पे आपसे उन्होंने ये पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो शेल की रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आंसर आ जाता है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये भी उसी बात को बताता है। दिस इज द आंसर। अगर आपसे सरफेस पर पूछा जाए एट द सरफेस, तो सरफेस का मतलब ये हुआ बाहर वाला जो पॉइंट है R वो इस कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E की वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड इसी में यहां सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और इनसाइड की अगर बात करते हैं शेल के अंदर, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा चार्ज शेल के सरफेस पर आ जाता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, इसका ग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार के बराबर इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। तो जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं सारे, देखिए यहां तक तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां तक की डिस्टेंस तो कैपिटल R हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से यहां तक इतनी डिस्टेंस में 0 रहेगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सरफेस पर कुछ वैल्यू मिली है हमें इसकी, इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। दिस इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बाहर वाले पॉइंट पर ऐसे करके E is proportional to 1/r square, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और इनमें से काफी कुछ आता है। लाइन वाला डेरिवेशन एग्जाम में आता है, और स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम भी एग्जाम में आता है, और 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो आप इतना प्रिपेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। कीप ऑन वॉचिंग and keep on studying. Thank you.